संसार सिनेमा का, बातें बाइस्कोप की, बाइस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। भावनाएं जीवन को संचालित करती हैं, जीवन धारा को नई दिशाएं देती हैं। भावनाओं पर होने वाला आघात कई बार जीवन पर आघात हो जाता है। भावनाओं को चोट लगती है तो दिल टूटता है और फिर इंसान बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। एक भला मानुष भी अमानुष बनकर रह जाता है। जीवन पर भावनाओं की इस गहरी पकड़ को दर्शाने वाली एक सार्थक फिल्म थी अमानुष। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। अमानुष बनाकर छोड़े गए इस किरदार की कहानी थी फिल्म अमानुष। और आज लोकेंद्र शर्मा इसी फिल्म की बातें करेंगे। इन बातों की खोजबीन की है लेखक संतोष साहा ने और प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में सहायता कर रही हैं राजलक्ष्मी। तो आइए लोकेंद्र शर्मा से सुने बाइस्कोप की बातें। शक्ति फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म अमानुष के निर्माता निर्देशक थे शक्ति सामंत और अमानुष का टाइटल रोल किया था बंगाल के लोकप्रिय फिल्म स्टार उत्तम कुमार ने। साथ में थे शर्मिला टैगोर, प्रेमा नारायण, अभि भट्टाचार्य, असित सेन, अनिल चटर्जी, तरुण घोष, महिपत राय, शंभू मुखर्जी, शंभू भट्टाचार्य और इन सब के साथ उत्पल दत्त। मेरा नाम है महिम घोषाल। महिम घोषाल? हाँ हाँ, काली बाबू। कौन काली बाबू? हमारे इलाके के पुराने दरोगा जी। उन्हीं से चलने से पहले यहाँ के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था, तभी बातों बातों में उन्होंने आपका नाम। हुजूर, बड़ों के महफिल में इस मामूली आदमी का जिक्र मेरी खुशकिस्मती है सरकार। इस इलाके का भाग्य है कि आप जैसा ऑफिसर आया है। अच्छा हुआ आपसे यही मुलाकात हो गई। आप तो शायद ग्राम पंचायत के प्रधान भी है ना? अरे छोड़िए सरकार, क्या रखा है प्रधान बनने में। गांव के 10 लोग प्यार करते हैं। मैंने बहुत मना किया, भैया मुझे छोड़ दो, तंदुरुस्ती साथ नहीं देती, मगर कौन सुनता है। प्रधान बनाकर ही छोड़ा। मगर कारोबार का कितना नुकसान होता है ये भी तो कोई नहीं सोचता है। क्या कारोबार है आपका? ये खेती बाड़ी, धान पाक, मछली, जंगलों का मधु। मधु? हाँ, मधुमक्खियों वाला शहद। सुंदरबन में बहुत मधु मिलता है सरकार। फिल्म अमानुष को शक्ति सामंत ने हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में एक साथ बनाया था। इसका बांग्ला संस्करण हिंदी से अधिक सफल माना जा सकता है क्योंकि फिल्म अमानुष कलकत्ता में पूरे 100 सप्ताह तक चली थी। इसके हिंदी संस्करण ने बेंगलोर में गोल्डन जुबली मनाई, जबकि मुंबई और अन्य क्षेत्रों में यह सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली के बीच में रही। फिल्म के डायरेक्टर तो हम बता ही चुके हैं, स्वयं शक्ति सामंत थे। कैमरामैन थे आलोक दास गुप्ता और फिल्म अमानुष की कहानी शक्तिपद राजगुरु के एक उपन्यास पर आधारित थी। हिंदी संवाद लिखे थे कमलेश्वर ने। फिल्म का स्क्रीन प्ले और बांग्ला संवाद शक्तिपद राजगुरु और शक्ति सामंत ने मिलकर लिखा था। इसी तरह बांग्ला संस्करण के गीत लिखे थे गौरी प्रसन्न माजूमदार ने, जबकि हिंदी में गीत लिखे थे इंदिवर ने और अमानुष का संगीत तैयार किया था बंगाल के मशहूर संगीतकार श्यामल मित्रा ने। करके अपने ना जाने क्यों हो गए
सन 1971 के आसपास की बात है। बंगाल नक्सलवादी आंदोलन की चपेट में था। एक नक्सली ग्रुप की ओर से बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार उत्तम कुमार को जान की धमकी मिली। उत्तम कुमार कलाकार हृदय के सीधे साधे आदमी थे। पर्दे पर वे भले ही ढेरों बदमाशों को पीटकर एक पल में ढेर करने का करतब जानते थे, लेकिन वास्तविक जीवन में वे शांति प्रिय व्यक्ति थे। नक्सलवादियों की धमकी से उनका चिंतित हो जाना स्वाभाविक था। हितैषियों और मित्रों ने राय दी कि इस हालत में कुछ दिनों के लिए उनका कलकत्ता छोड़ देना ही ठीक रहेगा। ये राय उत्तम कुमार को भी जच गई। एक दिन वे चुपचाप कलकत्ता से मुंबई चले आए और कई महीनों तक यहीं रहे। गैर हिंदी या भाषाई फिल्मों में काम करने वाले सभी कलाकारों के मन में हिंदी सिनेमा के पर्दे पर चमकने का एक अरमान होता है। उत्तम कुमार भी इसके अपवाद नहीं थे। उन्होंने स्वयं एक हिंदी में फिल्म बनाई भी थी जिसका नाम था छोटी सी मुलाकात। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। छोटी सी मुलाकात टिकट की खिड़की पर कोई मोटी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। इसलिए उत्तम कुमार को इस बात का बहुत मलाल था कि वे हिंदी फिल्मों में कुछ नहीं कर पाए। उनके इस दर्द की दवा उनके मित्र शक्ति सामंत ने एक प्रस्ताव के रूप में पेश की। प्रस्ताव था कि जब उत्तम कुमार बंबई में हैं ही तो क्यों ना एक हिंदी फिल्म में काम करें। प्रस्ताव उत्तम कुमार को पसंद आया और इस तरह शक्ति सामंत ने बंगला लेखक शक्तिपद राजगुरु के उपन्यास नया बसद को पर्दे पर उतारने का निश्चय किया। तय किया गया कि फिल्म हिंदी और बंगला दोनों भाषाओं में एक साथ बनाई जाए। लोकेशन चुना गया सुंदरबन। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक प्राकृतिक वन है। इसका 1/3 भाग भारत में और शेष 2/3 भाग बांग्लादेश में है। सुप्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का आश्रय स्थल यही वन है। यहां गंगा नदी कई छोटी बड़ी धाराओं में बंटकर बहती है और एक अजीब सी भूल भुलैया की सृष्टि कर देती है। नदियां में लहरें नचे, लहरों पे नाचे नैया। किसके इशारों पे दुनिया नाचे कोई न जाने भैया, कोई न जाने भैया। किसके इशारों पे दुनिया नाचे कोई न जाने भैया, कोई न जाने भैया। शक्ति सामंत को जब अपनी फिल्म अमानुष के लिए सुंदरबन एक उपयुक्त लोकेशन लगा तो वे शक्तिपद राजगुरु के साथ कहानी की पटकथा लिखने में जुट गए। बांग्ला संवाद तो इन्हीं दोनों ने लिखे थे, लेकिन हिंदी के संवाद बाद में कमलेश्वर ने लिखे। अरे महिम बाबू, आप यही रहते हैं क्या? हाँ सरकार, तशरीफ लाइए। मैं जरा जल्दी में हूँ, आज रहने दीजिए। कैसी बातें करते हैं सरकार, गरीब खाने में कदम रखे बगैर अब जा ही नहीं सकते। आप कहते हैं तो 2 मिनट के लिए आ जाता हूँ। अभी पूरे गांव का चक्कर लगाना है। 2 मिनट? वाह वाह महिम घोषाल जी, आपने तो जंगल में मंगल कर रखा है। टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, स्कॉच विस्की, लगता ही नहीं धनिया खाली गांव में है। चीजों का कुछ शौक है सरकार। लीजिए लीजिए। पानी डाल सकता? ये शौक मुझे नहीं है, सॉरी। विलायती है सरकार, स्कॉच एक पेग। मैं पीता नहीं, अब चलूंगा। सुंदरबन का इलाका शूटिंग के लिए आदर्श लोकेशन तो था, लेकिन यहां शूटिंग करने में कई दिक्कतें भी थीं। सबसे बड़ी समस्या थी फिल्म यूनिट के ठहरने की। गांव में केवल कच्चे झोपड़े थे, पानी के नल भी नहीं थे। शक्ति सामंत ने सबसे पहले तो वहां यूनिट को ठहराने के लिए एक बड़ा और पक्का मकान बनवाने का निश्चय किया। पानी का ट्यूबवेल लगवाया, पूरी यूनिट के हिसाब से बाथरूम वगैरह भी बनवाए। 2 जेनरेटर लगवाए गए। यूनिट के लोगों को मच्छर नहीं सताएं, इसके लिए कलकत्ता से पंखे मंगवाए गए।
यूनिट का खाना बनाने के लिए रसोइयों का, और अगर कोई जंगली हवा में बीमार हो जाए तो इलाज के लिए डॉक्टर का भी इंतजाम किया गया। सुंदरवन का वातावरण बड़ा सुरम्य था। फिल्म यूनिट को यहां पिकनिक जैसा आनंद मिला। कई बार दूर के लोकेशन से वापस लौटने में रात हो जाती। कई धाराओं में बटी हुई नदी में लोग रास्ता भूल जाते और कहीं के कहीं जा पहुंचते। फिर सही धारा को ढूंढना एक अच्छा खासा एडवेंचर बन जाता। 15-15 दिनों के 2 शेड्यूल्स में आउटडोर शूटिंग पूरी तरह मुकम्मल कर ली गई। फिल्म के एक गीत की हिंदी और बांग्ला दोनों संस्करणों की शूटिंग केवल 1 दिन के भीतर पूरी हो गई। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है प्यास बड़ी जीवन थोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। फिल्म अमानुष के संगीत के बांग्ला संस्करण के लिए बेस्ट म्यूजिक का पुरस्कार दिया गया था। संगीतकार श्यामल मित्रा हिंदी में केवल 2 ही फिल्मों का संगीत दे सके, अमानुष और आनंद आश्रम। ये दोनों ही शक्ति सामंत की फिल्में थीं। श्यामल मित्रा वैसे बड़े प्रतिभावान कलाकार थे, लेकिन पीने की बुरी लत के शिकार थे। कामयाबी के बाद तो वे बेतहाशा पीने लगे थे। एक दिन नशे में धुत होकर वे एक रोड रोलर से जा भिड़े। रोड रोलर का तो क्या बिगड़ना था, हां किसी तरह इनकी जान बच गई, यही गनीमत रही। पी कर श्यामल मित्रा ने अपना लीवर बहुत खराब कर लिया, जो आगे चलकर उनकी मौत का कारण बना। श्यामल मित्रा अच्छे संगीतकार ही नहीं, अच्छे गायक भी थे। बंगला फिल्म जगत में वे गायक के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध थे। जाने कहां से आते हैं सब, जाने कहां जाते हैं। ना हम जोड़े ना हम तोड़े, बड़े अजब नाते हैं। बादल है किस दुल्हन का आंचल, किरणों में किसकी छैया। कोई न जाने भैया, कोई न जाने भैया। इसके इशारों पे दुनिया नाचे, कोई न जाने भैया, कोई न जाने भैया। फिल्म अमानुष के हिंदी गीत इंदिवर और बांग्ला गीत गौरी प्रसन्न मजूमदार ने लिखे थे। यूं तो हिंदी और बांग्ला संस्करण एक जैसे थे, लेकिन एक गीत में कुछ फर्क था। बांग्ला में यही गीत कॉमेडी की तर्ज पर था। बोल थे, बिपिन बाबूर कारून सुधा, मिटाए जाला मिटाए खुदा। अर्थात बिपिन बाबू की दुकान की दारू सारी जलन और थकन मिटा देती है। हिंदी वाला गीत कुंठित आदमी की बेकली को प्रदर्शित करने वाला और खासा जहरीला था। न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। न पूछो कोई हमें। निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत का नाम सिनेमा प्रेमियों के बीच किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे शीर्षस्थ फिल्मकारों में माने जाते हैं। स्वतंत्र निर्देशक के रूप में शक्ति सामंत की पहली फिल्म थी बहू। इसके निर्माता कोई पाहवा साहब थे।
जो खासे रईस आदमी थे, और सन 50-52 की बात है जब मुंबई में उनकी 30 टैक्सियां दौड़ा करती थीं। बाबा साहब रेस खेलने के भी शौकीन थे, जो कमाते सब रेस में हार जाते। फिल्म बहू भी बॉक्स ऑफिस की रेस में हार गई। फिर शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म आई नडियादवाला की इंस्पेक्टर। फिल्म इंस्पेक्टर सन 1956 में रिलीज हुई थी। इसके सितारे थे अशोक कुमार और गीता बाली। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। निर्देशक शक्ति सामंत निर्माण के क्षेत्र में भी आए फिल्म हावड़ा ब्रिज के साथ। हावड़ा ब्रिज एक सुपरहिट फिल्म थी और इसका संगीत, जिसे ओपी नैयर ने तरतीब दिया था, आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। मेरा नाम टिंग टिंग चू, बाबा टिंग टिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम टिंग टिंग चू, बाबा टिंग टिंग चू, रात चांदनी। फिल्म हावड़ा ब्रिज के बाद शक्ति सामंत ने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। फिल्म कश्मीर की कली में उन्होंने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को हिंदी फिल्म जगत में पहला ब्रेक दिया। शक्ति सामंत को सबसे ज्यादा शोहरत मिली फिल्म आराधना से। इसी फिल्म के जरिए सुपरस्टार राजेश खन्ना का उदय हुआ। आराधना के बाद उन्होंने कटी पतंग और अमर प्रेम जैसी हिट फिल्में बनाई, लेकिन आम सिनेमा प्रेमी उन्हें आराधना के निर्देशक के रूप में ही अधिक पहचानता है। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए चाहे जो होए। दोस्तों, आइए लौट चलें वापस फिल्म अमानुष की तरफ। फिल्म अमानुष एक ऐसे नौजवान की कहानी थी जो जिंदगी की जंग हार चुका था और अब शराब पी पी कर खुद को तबाह कर रहा था। इस नौजवान का नाम था मधु। पूरा नाम मधुसूदन राय चौधरी। गांव के शरीफ लोग मधु को आवारा और बदचलन समझते थे। मधु से नफरत करने वालों में सबसे ऊपर था गांव का प्रधान महिम घोषाल। गांव में आने वाले इज्जतदार और बड़े लोगों को भी महिम घोषाल मधु चौधरी के खतरे से आगाह करता रहता था। सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा सरकार, जो उसके सामने आता है खत्म कर देता है। वैसे धनिया खाली की रॉयल फैमिली में भी एक जानवर पैदा हो गया, मधु चौधरी, जो उसके सामने आता है खत्म कर देता है। एक नंबर का लफंगा है सरकार। क्या मतलब? ये जो सारा इलाका आप देख रहे हैं सरकार, सब उसी के जमींदार खानदान का था, मगर जब मधु चौधरी आया सब मिट्टी में मिल गया सरकार। शराब, नीच औरतें, स्मगलिंग, गुंडागिरी, क्या खूबी नहीं उसमें। इसी गांव के सम्मानित लोगों में एक थे डॉक्टर आनंद। डॉक्टर साहब अपनी छोटी बहन रेखा के साथ गांव में रहते थे। रेखा गांव में ही बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती थी और वो भी मधु राय चौधरी से घोर घृणा करती थी। ये तुम लोग, ये तुम। अरे तुम क्यों खड़े हो? ये सब क्या हो रहा है? चलो 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 अपनी जगह में, चलो चलो। बच्चों को क्यों डांटती हो? इन्हें मैंने बुलाया है। तुम कौन होते उन्हें बुलाने वाले? क्या लगते हैं ये तुम्हारे? अरे ये तो मेरे गांव के बच्चे हैं ना। शराबी और आवारा लोगों के सिवा इस गांव में तुम्हारा कोई नहीं है। रेखा, तुम जैसे जानवर, तुम जैसे गिरे हुए आदमी का असर इन बच्चों पर क्या होगा, ये भी कभी सोचा है? मैं जानवर हूँ, गिरा हुआ आदमी हूँ, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी इस घृणा और नफरत ने मुझे क्या बना दिया है? तुम्हारे बारे में सोचने की ना मुझे जरूरत है, ना ही फुर्सत। आइंदा या ना हो तो अच्छा होगा। मधु से बेतरह नफरत करने वाली रेखा कभी मधु से बेतरह प्यार करती थी, लेकिन हालात की आंधियों में वो प्यार धूल का गुबार बनकर उड़ गया और रेखा के पास छोड़ गया एक तल्ख सा एहसास। आज भी वो तलखी, वो एहसास अक्सर उसे रुला रुला जाता था।
बन कर मिट गई बादल की तस्वीरें। प्यार का रंग है जाने कैसा, रंग दाग बन जाए। कल के अपने ना जाने क्यों हो गए आज पराए। लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, इसकी परवाह मधु चौधरी छोड़ चुका था। वो अपनी तबाही में भी शान से जीने की कोशिश करता था। रात भर दाढ़ पेलते पेलते हार मार्ग टूटने लगा। उस्ताद, ये भी कोई धंधा है? पहले जब तुम लोग महिम घोषाल का काला धंधा करते थे तब तुम्हारा हार नहीं टूटता था, हाँ? और अब हमारे साथ मछली मारने का ये इज्जत का धंधा चालू किया तो तुम्हारा हार टूटने लगा। चालो उस्ताद, धंधा का धंधा है, चाहे मछली मारो चाहे चोरी करो। वाह रे बट्टा वाह, बहुत होशियार हो गया। हाँ उस्ताद, ये नया पंछी कौन है? भर्ती नहीं देखता, नया इंस्पेक्टर आने वाला था, वही होगा शायद। अच्छा उस्ताद, आदमी दबंग लगता है। अबे बहुत देखे दबंग, हाथी घोड़े बहे गए, गधाइया पूछे कितना पानी। ला बाटली ला। ए पता, हाँ ये मछली सीधा कालीगंज के महाजन की गद्दी पर पहुंचा दे। हाँ, और कहना कि हिसाब साफ कर दे। हाँ अच्छी बात है उस्ताद। गांव का प्रधान महिम घोषाल बनता तो शरीफ और इज्जतदार था, लेकिन था परले सिरे का लंपट। पानी भरने गई थी? हाँ, देखत नहीं का? क्या बात है, बैठने के लिए भी नहीं कहती। एक पान खिला। पान यहाँ नहीं। कोई बात नहीं, सदा से तेरे लिए झुमके लाया हूँ। एक पहन के तो दिखा, कैसी लगती है? ये झुमका उसी को देना प्रधान जी जो तुम्हारा पाप दूसरों के गले थोप दे, समझे? जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। दो कौड़ी की बहनी कीचड़ में गाड़ के रख दूंगा किसी दिन। अरे जा जा, अपना घर का रास्ता देख। ये मजाल है तेरी। छोड़ दे मुझे। क्यों रे महिम प्रधान, हाँ? इस गंदी नीच औरतों की बुस्ती में तुम? कायदे से मधु, इज्जत आबरू सबकी है। और इन लोगों की तो इज्जत आबरू है ही नहीं। हाँ? मैं साले, सब कुछ तो छीन लिया तूने। इस एक औरत को तो छोड़ दिया होता मेरे लिए, यहाँ भी नजर दिखा दिया। सच्चाई ये थी कि गांव की गरीब औरतों की इज्जत अगर सुरक्षित थी तो मधु चौधरी की बदौलत। यही वजह थी कि ये औरतें मधु को देवता समान मानती थीं। काहे अपनी जिंदगी खराब करते हो बाबू? ये शराब जानवर बना देती है। अरे जानवर न बनूं तो ये कुत्ते साले कच्चा खा जाएंगे। हाँ ला ला बैठी ला। और देख कल होली है, हाँ? जबरदस्त हंगामा होना चाहिए। ये ले, ये पैसा ले और बस्ती में जाके बांट दे। हाँ लो। होली का दिन आया तो सारी पिछली शिकायतें भुलाकर मधु चौधरी जा पहुंचा रेखा के घर, उसे होली का अबीर लगाने के इरादे से। तुम यहाँ क्यों आए हो? आज होली है रेखा, सोचा शराब पीकर? नहीं रेखा, विश्वास करो, आज मैंने शराब छुई तक नहीं। तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया जानने की मुझे जरूरत नहीं है। ये रेखा का घर है, नचनियों का नहीं। तुम जिन गंदी गलियों और अंधेरे में उतर गए हो वहीं रहो तो ठीक है, समझे? किसकी होली, कैसी होली? रेखा के यहां आने से पहले मधु मंदिर में गया था, लेकिन वहां भी उसका अपमान ही हुआ। तुम यहाँ क्यों? भगवान के दर्शन करने आया हूँ पुजारी जी, अबीर लगाने। आज होली है ना? होली है तो जाओ अपनी बेड़ियों के साथ जाके रात रचाओ। यहाँ क्या लेने आए हो? ये मंदिर है, तुम्हारी तरह शराबी कबाबी को यहाँ आने की आज्ञा नहीं है, समझे? मैं शराब ना पीऊं तब भी शराबी, और तुम रंगीन रातें गुजारो तब भी पुजारी। लेकिन एक जमाना था जब हमारे परिवार का कोई ना आए तो आरती तक नहीं होती थी। वक्त का चक्कर है सारा। जाओ जाओ। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बताओ।
हर ओर से मिलने वाले इसी अपमान ने मधु को एकाकी और शराबी बना दिया था। पी के ना भूख लगे, ना रहे दर्द कोई, गरीबों का तो नहीं ऐसा हमदर्द कोई। कब तक हम आहें भरते, ना पीते तो क्या करते, पी गई आग हमें, डस गए नाग हमें। सुना है जहर सही जहर मारा करता है, ना पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया, ना पूछो कोई हमें। शराब सचमुच जहर है। इस जहर के नशे में कोई भी इंसान गलती कर सकता है। मधु के साथ भी यही हुआ। मौज मस्ती में उससे गलती हो ही गई। मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है और तुम लोग शोर मचा रहे हो, बंद करो। मैं कहता हूँ बंद करो, चालू करो। जाता हूँ, एक एक को औलाद में बंद न करा दिया तो मेरा नाम पसंद पंडित। दादा साले पूंगा पंडित क्या गाली देता है, तेरी ये हिम्मत। बेजोती पकड़ दे साले पखंडी पंडित को, उठेल दे। पुजारी ने आव देखा न ताव जा पहुंचा सीधे पुलिस इंस्पेक्टर भुवन बाबू के पास। रक्षा कीजिए हुजूर, थाने गया था, सुना आप यहाँ हैं। प्रधान जी भी यही हैं। क्या बात है पुजारी? अरे वही मधुसूदन चौधरी। बस समझ गया, आगे बताने की जरूरत, उन्हीं को बताने दीजिए ना। वो मधुसूदन शराब में धुत होकर आ गया। मैंने कहा मंदिर में शराब पीकर न आया करो भैया। बस लगा हंगामा करने, छाती पर सवार हो गया, गला चाप के बोला ढाल दे इसके मुंह में शराब, भर दी इसके मुंह में मांस। देखिए हुजूर क्या हाल कर दिया। आप ही कुछ फैसला कीजिए। होली का मौका है भुवन बाबू, थोड़ी सी पी पाली होगी मधु ने। मस्त मौला आदमी है। पुजारी जी छोड़िए ना, आज के दिन दुश्मन को भी माफ कर देते हैं। मधु चौधरी न किसी की बेकार ही धौंस सहन कर सकता था और न ही अन्याय। यही कारण था कि गांव के गरीब लोग मधु को अपना सबसे बड़ा मददगार मानते थे। सलाम मधु बाबू। अरे आओ आओ नसरुद्दीन, सुनाओ बेटे की तबीयत कैसी है? क्या बताएं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सदर ले जाओ, लेकिन कैसे ले जाएं? थोड़ा सा धान था, वो भी पीतू आकर उठा ले गया। कुछ पैसे बाकी थे महिम बाबू, उसी के बदले में ले गया। बोलो सर। 20 रुपए दे दे नसरुद्दीन को। अब आपसे और लूं? अरे रखो रखो नसरुद्दीन, मेरे पास रहे तो दारू शराब में ही जाएंगे। 10-20 रुपए अच्छे कम में लग जाएं तो बुरा क्या है? हाँ रखो रखो। कैसे शुक्रिया अदा करूं मधु बाबू। ए बता भैया, जरा नाव पर नजर रखना, मैं दवाई लेकर अभी आया। नसरुद्दीन के जाते ही महिम घोषाल का कारिंदा पित्तू वहां आ पहुंचा और नसरुद्दीन की नाव खोलने लगा। पित्तू, अरे नाव क्यों खोल रहा है? मालिक का हुक्म है। पता है कितना पैसा बकाया है नसरुद्दीन पर? अबे तो उसका धान नहीं उठा ले गया? 4 बोरी धान में क्या सारा कर्जा चुकता हो गया? मालिक ने कहा है जहां भी नसरुद्दीन का नाव मिले फौरन कब्जा कर लो। ए पितू भैया, ऐसा जुल्म मत करो, मैं धीरे धीरे सब पैसा चुका। इसके नाव छोड़ दे, बाकी पैसा भी ये दे देगा। मैं इनसे कह देना मेरी जमानत है।
तेरी जमानत कौन देगा? तेरा बाप? बाप तक पहुंचना है। मधु की मार खाकर पित्तू महिम घोषाल को साथ लेकर सीधे पुलिस चौकी जा पहुंचा। हुजूर, उसने मुझे बेबाक पीटा और मेरी ये हालत कर दी। रेखा देवी वही थी, उनसे पूछ लीजिए हुजूर, अगर वो वहां ना होती तो मेरी जान ले लेते। रेखा देवी गवाही देंगी? हाँ सरकार। शरद बाबू। जी सर। इनकी रिपोर्ट लिख लीजिए। मधु चौधरी को फौरन हाजिर करो। अच्छा मधु। हाँ बोलो। थाने चलो मेरे साथ, थानेदार साहब का हुक्म है। कह देना काम खत्म हो जाने के बाद आऊंगा। हाँ? सुना नहीं तुमने? थानेदार साहब का हुक्म है, सीधी तरह नहीं चलोगे तो गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। हाँ? गिरफ्तार करके? हाँ? तू? हाँ? मुझे? हाँ? देखा तो मोटू राम, गिरफ्तार कैसे किया जाता है? हाँ? हमें सब मस्करी, अभी जगह तो मुझे। हवलदार ने वापस लौटकर 2 की 4 बताई और मामले को और भी संगीन बना दिया। तो कहने लगा, कैसा थाना, कौन थानेदार, जाके कह देना जो करके मैंने कर ले, और मुझे उठा के पटक दिया। तो ये जुर्म। शरद बाबू, आप 2 आर्म कांस्टेबल्स लेके जाइए और अभी अरेस्ट करके ले आइए। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूँ। तुम? जी, श्री मधुसूदन राय चौधरी। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शिकायत लेकर आया हूँ। आप पियादा भेजेंगे और उसके मुंह में जो कुछ आएगा बकेगा, मुझे सुअर कुत्ता बोलेगा। हाँ? शराब। मैंने सोचा था कि आप न्याय की बात सुनेंगे। देखिए सरकार, आप चुप है, चमचे कहीं के। इंस्पेक्टर साहब, एक जमाना था जब ये महिम घोषाल मेरे यहाँ 2 कौड़ी का कारिंदा था, और ये पीतू का बच्चा साला दरवान था। आज ये मालिक बना बैठा है और मैं एक बेघर इंसान। अगर ये लोग मुझे गाली दें तो मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। इसलिए हुल्लड़बाजी करोगे, पुलिस के आदमी को पीटोगे। अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मुझे गाली देगा और ये पीतू साला जाकर गरीब नसीरुद्दीन की नाव खोल ले जाएगा तो फैसला तुम करोगे। हाँ करूंगा। ये जुर्रत अभी झाड़ के रख दूंगा। अरे आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। मारे हंटर के खाल उधेड़ दूंगा। क्या कहा? आप मेरे खाल उधेड़ेंगे? हंटर मारेंगे मुझे? तो ज्यादा बकबक न कीजिए, दिखाइए क्या कर सकते हैं आप। आइए, मैं तैयार हूं। बस जी भर गया? और कुछ? इजाजत हो तो जाऊं? निकल जाओ यहाँ से। हाँ चलता हूँ इंस्पेक्टर साहब, पर जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, न्याय आपने भी नहीं किया। मधु चौधरी के दर्द को कोई नहीं समझ सकता था, बस समझती थी तो सिर्फ धन्नो जैसी गरीब औरतें। मगर धन्नो तो खुद भी लाचार थी। वो मधु चौधरी को समझा तो सकती थी, लेकिन रोक नहीं सकती थी। उनकी दवा तो प्यार है, उनकी दवा शराब नहीं, ठुकराओ ना हमारा प्यार, किसने तो हम खराब नहीं, उनकी दवा तो प्यार है। मधु के साथ पुलिस चौकी में जो हुआ वो रेखा के बड़े भाई यानी डॉक्टर साहब को भी पसंद नहीं आया। अच्छा चलो अंदर चलो, दवा नहीं लगेगी तो सेप्टिक हो जाएगा। छोड़िए ना, शराब से धो दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बगैर दवा लगाए जाने नहीं दूंगा। अंदर चलो। आओ अंदर आओ, इतना गुस्सा नहीं करते। बैठो, ठहरो, पहले कमीज उतारने दो। कितनी गहरी चोट लगी है। आहा, ठहरो। ये गांव और क्या दे सकता है मुझे?
ये गांव के लोग चाहे तुम्हें गलत समझे, लेकिन मैं तुम्हें गलत नहीं समझ सकता मधु। सच कह रहे हैं डॉक्टर दादा। हाँ मधु, मैं हमेशा तुम्हारा डॉक्टर दादा ही रहूंगा। मैं सब समझता हूं, पर मुंह बंद करके रखता हूं। उफ, चाबुक से मारना ये कोई तरीका नहीं। चाबुक अब तकलीफ नहीं देता डॉक्टर दादा, तकलीफ देती हैं बातें जो याद रह जाती हैं। कुछ भी कहो, इस बेरहमी से मारना इंस्पेक्टर की सरासर ज्यादती है। राय तब दिया कीजिएगा दादा जब आपको पूरी बात मालूम हो। कैसी बातें कर रही है? यह खून देख, खून को देखकर भी दो राय हो सकती है क्या? जो अन्याय करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। मैंने कोई अन्याय नहीं किया, अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा अन्याय मैं फिर करूंगा। जाते कहाँ हो? छोड़िए, छोड़िए ना। जल्दी से पट्टी लिया। डॉक्टर साहब की इंस्पेक्टर भुवन बाबू से जब मुलाकात हुई तो वे अपना असंतोष व्यक्त करने से स्वयं को रोक नहीं पाए। आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है, आपने मधु के साथ न्याय नहीं किया। देखिए डॉक्टर साहब, जो कानून हाथ में लेगा वो सजा भी भुगतेगा। भुवन बाबू, मधु बुनियादी तौर पर अच्छा आदमी है, उसका दिल शीशे की तरफ साफ है। महिम घोषाल और पीतू ने झूठ बोला है क्या? हो सकता है उन्होंने उसे उकसाया हो, हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया हो। भुवन बाबू, आप उन लोगों को जानते नहीं, यही है वो लोग जिनके कारण मधु की जिम्मेदारी छीन गई। बेचारा घर से बेघर हो गया, यहां तक कि रेखा के मन में भी उसके लिए जहर घोल दिया। रेखा देवी आपकी बहन? जी हाँ, बेहद प्यार था उन दोनों में, लेकिन अब मधु का नाम सुनते ही वो गुस्से में लाल पीली हो जाती है। समझा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित मैं जरूर करूंगा। इंस्पेक्टर भुवन बाबू ये प्रायश्चित करने के लिए स्वयं चलकर मधु चौधरी के पास गए। आप यहाँ भी आ गए? हाँ, क्या बात? क्या तुम्हें मेरे साथ चलना होगा? क्यों? अपने धन्नों के घर में हूँ, ये भी जुर्म है क्या? चलो। इनको खाना तो खाई लेने दो। अरे फिक्र मत कर धन्नो, खाने के लिए चाबुक तो जरूर मिल जाएंगे। हाँ क्या इंस्पेक्टर साहब? चलिए चलिए चलिए। थाने पहुंचकर मधु ने कमीज उतारी और हंटर खाने के लिए अपनी पीठ इंस्पेक्टर के सामने प्रस्तुत कर दी। मैं तैयार हूं, उठाइए चाबुक। देर किस बात की? दवा भी नहीं लगाई तुमने? हाँ? अरे ये क्या राजू है? आपका जमीर क्या चाबुकों की आवाज सुनने लग गया? मुझे बहुत दुख है मधु, आई एम रियली सॉरी। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, चाबुक सह सकता हूँ, लेकिन ये आंसू नहीं नहीं, प्लीज प्लीज इन्हें पोंछ डालिए, पोंछ डालिए। मुझे डर है कहीं ये आंसू मुझे फिर से मनुष्य बनने के लिए मजबूर न कर दें। मधु, तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सा दुख है कि तुम शराब पीते हो, लोगों की घृणा सहते हो? बताओगे नहीं? अरे इंस्पेक्टर साहब, छोड़िए ना उन पुरानी बातों को, क्या फायदा? भुवन बाबू के आग्रह पर मधु ने अपनी कहानी सुनाई। फिल्म में यहां से फ्लैशबैक शुरू होता है। रेखा और मधु के प्यार की और महिम घोषाल के षड्यंत्रों की एक नई कहानी दर्शकों के सामने खुलती है। चाचा जी से बात की? कौन सी बात? अपनी शादी की? उफ़ो, तुम्हें तो सिर्फ एक ही बात याद रहती है, वो गोदाम वाली बात। मैंने कहा था ना वहाँ मुझे एक स्कूल खोलना है। अरे हाँ, भूल गए? बिल्कुल भूल गया। तुमने कुछ ऐसा कर दिया है रेखा कि 24 घंटे तुम्हारी याद में ही बीत जाते हैं। खैर, मैं स्कूल की बात मैं आज ही कर लूंगा। रेखा के आग्रह पर मधु ने चाचा जी से बात की। चाचा जी, वो अपना नदी के पास वाला गोदाम है ना? हाँ हाँ। उसे हम खाली करवा लें? क्यों?
वो डॉक्टर आनंद की बहन है रेखा। हाँ। वो उसमें बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती है। बच्चों के लिए स्कूल? जी हाँ। और ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हुजूर, वो तो आपने मुझे देने को कहा था। तुम्हें देने को कहा था? खैर, तुम्हारे लिए कोई और बंदोबस्त कर दूंगा। मधु जब कहता है तो उसमें स्कूल ही खुलने दो। मधु चौधरी से बेतरह जलता हुआ महिम घोषाल दिन रात मधु के खिलाफ साजिशें रचता। इन साजिशों का मोहरा बनी चंपा। मधु बाबू का काम तू देखेगी, समझ गई ना? समझ गई। तो ये रख ले। ये पेट लेके हम नहीं जी सकत नायक जी, कोई जतन करो। हम तो किसी को मुंह नहीं दिखाई सकत। अरे फिक्र क्यों करती है? 10 जगह हैं अपनी, कहीं भी भेज दूंगा। बस तुझे एक काम करना पड़ेगा। हम सब करने के लिए तैयार हैं नायब जी, बस इस मुसीबत से हमको बचाई लो। तो सुन। हाय राम, ये क्या कहत हो? जो कहा है करती जा, रानी बना दूंगा तुझे। साजिश के इस मोहरे से पहला निशाना बनी रेखा। मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही दीदी। अब ये पाप की गठरी लेकर मैं कहाँ जाऊँ? ये किसने किया है तेरे साथ? मधु बाबू ने सर्वनाश किया है हमारा। मधु बाबू ने। क्या? किसका नाम लिया तूने? तेरे होश तो ठिकाने हैं ना? हम सच कहा था दीदी। जब से ये सब हुआ है मधु बाबू पूछा तब नहीं जा रही है तू। दीदी तुम्हारे पास आए हैं, तुम तो सच्ची बात सुनोगे, पर हमारा सुनवाइया कोई नहीं दीदी, कोई नहीं। साजिश का अगला निशाना बना मधु। आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट है मधु बाबू। जमींदार साहब के घर से 50,000 रुपया चोरी हो गया है। रुपया आपके कमरे से बरामद हुआ है। मेरे कमरे से? चलिए। मधु जब तक संभल पाता तब तक महिम घोषाल बाजी पलट चुका था, परंतु जेल से लौटने के बाद मधु ने सबसे पहले उसी की खबर ली। पहले ये बताओ कमीने, चाचा जी का खून तूने कैसे किया? खून? कौन कहता है खून? उनकी तबीयत क्या बहुत खराब हो गई थी, वो अचानक चल बसे। और अगर ये अचानक चल जाए तो? इस बंदूक से शेरों का शिकार किया है, तुझ जैसे गिदड़ को क्या मारूंगा। ले इसे भी तू ही रख ले, और ये बता चाचा जी की सारी जायदाद, रुपया पैसा, उसका क्या किया तूने? वो तो सरकार ने सब नीलाम कर दिया। और तूने सब खरीद लिया? हाँ? मैंने सोचा कि घर का मामला है, सब घर में ही रहे। ये सब आप ही का है मधु बाबू, चाहे तो आप यहीं रह सकते हैं। नहीं, यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन ये गांव छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। इसी गांव में रहूंगा तब तक जब तक तुझे खत्म नहीं कर लूंगा, कमीने। महिम घोषाल से निपटकर जब मधु रेखा के पास पहुंचा तो उसने पाया कि रेखा बदल चुकी थी। क्या वो सब भूल गई जो कभी हमारे मैं तो ये भी भूल जाना चाहती हूँ कि हम कभी मिले थे। रेखा, मैं निर्दोष हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो, मुझ पर विश्वास करो। किस पर विश्वास करूं? तुम पर या चंपा पर, जिसका तुमने सब कुछ लूट लिया? क्या क्या है मैंने चंपा को? चंपा तुम्हारे बच्चे की माँ है। ये थी मधु राय चौधरी की बर्बादी की संक्षिप्त सी कहानी। यहां आकर फिल्म अमानुष का फ्लैशबैक समाप्त हो जाता है। मधु की कहानी सुनकर इंस्पेक्टर भुवन बाबू द्रवित हो गए। उन्होंने मधु की भटकी हुई जिंदगी को सही राह पर लाने का निश्चय कर लिया। इंस्पेक्टर भुवन बाबू के कहने पर मधु उनके दोस्त इंजीनियर साहब से मिला। तो फिर यह तय रहा कि आम तली बांध का काम आप ही कर रहे हैं। मित्र साहब, ये बांध का काम आपने दे तो दिया, पर साला इतना रुपया लाऊंगा कहां से? उसके लिए बिल्कुल वरी न करें, बीच बीच में मैं इंस्पेक्शन करता रहूंगा और आपको पार्ट पेमेंट मिलता रहेगा। लेकिन आप मुझ पर इतनी दया क्यों? दया? मेरे दोस्त ने रेकमेंड किया है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है मित्र साहब, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए,
अगर ये ओवरसीयर वगैरह ने परेशान किया और खाने पीने की बात की तो मैं सालों को मार बैठूंगा। हाँ, फौजदारी और जेल की फिक्र नहीं है अपने को, वो सब मैं काट चुका हूँ, बाकी आप संभालिएगा। मधु को काम मिल गया। उसने स्वयं को पूरी तरह काम में झोंक दिया। हाँ, खाली समय गुजारने के लिए दारू ही उसका एकमात्र सहारा था। पी के ना भूख लगे, ना रहे दर्द कोई, गरीबों का तो नहीं ऐसा हमदर्द कोई। कब तक हम आहें भरते, ना पीते तो क्या करते। पी गई आग हमें, डस गए नाग हमें। सुना है जहर सही, जहर मारा करता है। ना पूछो कोई हमें, जहर क्यों पी लिया। जहर ये पी लिया तो थोड़ा। इंसान स्वयं अमानुष नहीं बनता, हालात उसे अमानुष बना डालते हैं। मधु भी हालात का शिकार बना हुआ था, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदल रहे थे। भुवन बाबू और उनके इंजीनियर मित्र की मदद से उसने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को संवार लिया था। धीरे धीरे रेखा का मन भी उसकी तरफ से साफ होने लगा। और फिर जब गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराया तो लोग उसी के पास आए, और तो और खुद रेखा भी उसके पास पहुंची। रेखा तुम? हाँ मधु, सारा गांव बांध की गिरफ्त में है। किसी वक्त भी बांध टूट सकता है, और इस गांव में एक तुम ही हो जो बांध को टूटने से बचा सकते हो। लेकिन रेखा। लेकिन बाद में मैं सबसे वादा करके आई हूँ कि मैं तुम्हें ले जाऊंगी और बांध को बचाऊंगी। क्या तुम चाहते हो मेरा सर सबके सामने नीचा हो जाए? नहीं रेखा नहीं, तुम्हारा सर कभी किसी के सामने झुकने नहीं पाएगा। तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ साला बांध कैसे टूटता है। मधु की हिम्मत और मेहनत रंग लाई। बांध टूटने से बच गया। सब जगह मधु चौधरी की जय जयकार होने लगी। इस जय जयकार से महिम घोषाल की छाती पर सांप लौटने लगे। मधु को लोगों की नजर में गिराने के इरादे से उसने गांव के स्कूल में आग लगवा दी ताकि इल्जाम मधु पर थोपा जा सके। अरे आग लगा के छुप गया था। हाँ? छुप गया था। बोल, किसने कहा तुझे आग लगाने को? महिम बाबू। महिम? कहाँ है वो? घाट की ओर। सच है? सच बोलता तू? हाँ? देखिए भुवन बाबू, सारा स्कूल जला दिया है। इस बदमाश ने किया है, इसे अरेस्ट कीजिए। आज देखकर रेखा इधर आई थी, वो भी नहीं है। अरेस्ट कीजिए। महिम कहाँ है? बोल, महिम कहाँ है? घाट की ओर गया। और रेखा देवी? वो भी साथ है। इसे गिरफ्तार कर लो। डॉक्टर साहब, आप घर जाइए। इसी आपाधापी के बीच महिम रेखा को अगवा करके भाग निकला। मकान गाड़ी रानी बनाकर रख दूंगा तुझे। मधु चौधरी का बच्चा तुम्हें क्या दे सकता है? भाग के जरा बंदूक दिखा था मुझे। हाँ? बंदूक दिखा था। मत मारो। इतनी जल्दी कैसे मारूंगा मैं प्रेसिडेंट? साले बहुत से हिसाब चुकाने हैं तुझसे। उठ उठ साले, उठ साले, उठ। अब बोल साले, चाचा जी का रुपया किसने चुकाया था? मैंने। अब उठ 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 साले, उठ उठ। अब बोल साले, चंपा की जिंदगी किसने बर्बाद की थी? मैंने। उठ उठ। स्कूल बिल्डिंग में किसने आग लगाई थी? आप नहीं जानते हैं भुवन बाबू, इस साले ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो पुलिस को अपना काम करने दो। पकड़ो इसे और गिरफ्तार करो उसके साथियों को। चलो। सारी जिंदगी बर्बाद कर।
अंत में सत्य की विजय हुई। मधु ने स्वयं को सच्चा और निर्दोष साबित किया। महिम घोषाल को उसकी करतूतों की सजा मिली। वो गिरफ्तार कर लिया गया। रेखा और मधु के बीच से भी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं और दोनों एक हो गए। तेरे चंचल नैनों में अपना मरण देखा है। ना ना ना, इन नैनों से नैन मिला के सुंदर सपन देखा है। तेरे चंचल नैनों में अपना मरण देखा है। ना ना ना, इन नैनों से नैन मिला के सुंदर सपन देखा है। तुमने ये क्या किया बोलो पिया? किया सब तूने मुझे दोष दिया। तार छू लिए तूने दिल के दामन के। तेरे गालों को चूमूं झुमका बनके। लेकिन खुशी की इन घड़ियों को एक खबर ने गमगीन बना दिया। यहाँ से हमारा ट्रांसफर हो गया है। ये ट्रांसफर वाली बात आपने अच्छी नहीं सुनाई। क्या करूँ, ये तो नौकरी है, जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, जाइए जाइए, आपका काम खत्म हो गया ना। अब आपका हमसे क्या लेना देना, अब तो आप जाएंगे ही। ऐसी बात नहीं है मधु, तुम नहीं जानते तुम सबसे कितना प्यार हो गया है। तभी आप जा रहे हैं ना। उस अमानुष और हैवान के लिए आप रुक सकते थे भुवन बाबू, पर मनुष्य बन गए इस मधु चौधरी के लिए आप क्यों रुकेंगे? लोग ठीक ही कहते हैं भुवन बाबू कि पुलिस वाले बहुत जालिम होते हैं। मधु, नौकरी एक मजबूरी है, चाहूं तो भी रोक नहीं सकता। कौन कमबख्त रुकता है आपको? और मेरे पास है क्या जिसके लिए आपको रोक पाऊं? कल सुबह क्यों? अभी जाइए, अभी जाइए, और भूल सके तो हम सबको भूल ही जाइए, समझे? भुवन बाबू ने भारी मन से पूरे गांव से विदा ली, मगर मधु कहीं दिखाई नहीं दिया। मधु नहीं आया? पता नहीं कहाँ चला गया, सुबह से ही गायब है। अजीब आदमी है, उसे समझना बहुत ही मुश्किल है। दरअसल उसे प्यार चाहिए, बहुत सा प्यार, और इतना प्यार तुम ही उसे दे सकती हो रेखा। अकेले अकेले पिएंगे? अरे मधु कहाँ गायब हो गए थे? आपके लिए खाना बना कर लाया हूं। आपको तो कोई फिक्र नहीं है हमारी, लेकिन हमें है। 4 घंटे का सफर है ना, रास्ते में भूख लगेगी तो खाएंगे क्या? हवा। लीजिए लीजिए, रखिए, इसे रखिए। और क्या, जाइए। मुंह क्या देख रहे हैं आप क्या समझते हैं आपके बगैर हम रह नहीं पाएंगे? हम रह लेंगे और खूब अच्छी तरह रह लेंगे। क्या समझते हैं आप? अरे मधु, सुनो तो मधु। भुवन बाबू आश्वस्त होकर गांव से चले गए। उन्हें विश्वास था कि मधु अब कभी वापस अमानुष नहीं बनेगा। नदियां में लहरें नचे, लहरों पे नाचे नैया। किसके इशारों पे दुनिया नाचे कोई न जाने भैया, कोई न जाने भैया। किसके इशारों पे दुनिया नाचे कोई न जाने भैया, कोई न जाने भैया। तो दोस्तों, ये थी फिल्म अमानुष की कहानी। अमानुष फिल्म में उत्तम कुमार हिंदी दर्शकों के लिए नए थे। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस के लटकों और फॉर्मूलों की भरमार भी नहीं थी। इसकी कहानी में भी कोई नाटकीयता वाली बात नहीं थी, परंतु अमानुष का वातावरण और इसके चरित्र बहुत मानवीय थे। इसका जीवंत होना ही अमानुष की सफलता का कारण बना। निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत फिल्म अमानुष को अपनी फिल्मों में सबसे बड़ी कमर्शियल हिट का दर्जा देते हैं। इस बात का गणित यह है कि इसमें महंगे बम्बैया स्टार नहीं थे और फिल्म का ज्यादातर हिस्सा आउटडोर शूटिंग में और बहुत कम समय में फिल्मा लिया गया था।
इंडोर और आउटडोर की पूरी शूटिंग केवल 65 दिनों में पूरी हो गई थी। जाहिर है फिल्म बनाने की लागत कम आई और इस तरह सफलता का अनुपात अपने आप बढ़ गया। अमानुष कमर्शियल होने के साथ साथ एक सुरुचिपूर्ण और अच्छी फिल्म भी थी। ये उन फिल्मों में से थी जिन्हें डायरेक्टर की फिल्म कहा जाता है और इस फिल्म के जरिए शक्ति सामंत ने यह सिद्ध किया कि वे एक सुलझे हुए और संवेदनशील निर्देशक हैं और अपने निर्देशन के रथ के जरिए फिल्म को कामयाबी के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। फिल्म अमानुष की बातें पूरी हुई दोस्तों। इन्हें हमारे लिए, वैसे कहना चाहिए आपके लिए, लिखकर लाए थे संतोष साहा और उनके लिखे हुए को प्रोग्राम की शक्ल देने में मददगार थीं राजलक्ष्मी। बाइस्कोप की ये बातें आपको सुनाई लोकेंद्र शर्मा ने। बाइस्कोप की बातें।